कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के इकलौते पाठ जिससे हिंदी अनिवार्य में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ का नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। पाठ का नाम क्या है? विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इस पाठ में से कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न तो ऐसा होगा जो 2 नंबर का होगा, लघुतरात्मक, और 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो एक नंबर के होंगे। अर्थात कुल मिलाकर इस पाठ से कितने अंक के प्रश्न होंगे? 4 अंक के। हम हैं अभिनव सरोवा और आज हमें इस पाठ से बहुचयनात्मक जो प्रश्नोत्तर हैं एबेसद वाले, उन प्रश्नों पर बात करेंगे। लगभग 50 प्रश्न हैं और मुझे नहीं लगता या हमें नहीं लगता कि इन 50 प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न आपसे किया जाएगा बोर्ड परीक्षा में के दौरान। पहला प्रश्न है, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? सिर्फ सुनने का, श्रव्य का अर्थ होता सुनने का, दृश्य का होता तो बात अलग थी, श्रव्य दृश्य होता तो बात अलग थी। यहां पर सिर्फ श्रव्य पूछा गया है। जवाब होगा हमारा रेडियो। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहला छापाखाना कहां और कब खोला गया था? भारत में पहला छापाखाना कब और कहां? 2 प्रश्न एक साथ पूछ लिए तो इसका सही जवाब होगा 1556 ईस्वी गोवा में खोला गया था। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? तो उल्टा पिरामिड शैली के 3 अंग होते हैं। एक इंट्रो होता है, मतलब मुखड़ा, उसके बाद में बॉडी होती है, उसके बाद में समापन होता है। तो यहां हमसे सवाल किया गया है अंग नहीं है। नहीं है में क्या हो जाएगा? मध्य भाग इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ प्रारंभ हुई? किसके साथ मतलब कौन सा ऐसा समाचार पत्र था, कौन सा ऐसा पोर्टल था जिसके माध्यम से पहली बार नेट पत्रकारिता शुरू हुई थी? किस पोर्टल के माध्यम से? तो वह था वेब दुनिया, WEBDUNIA। पांचवा प्रश्न है, क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का होता है? तो क्रिकेट मैच का प्रसारण जो है वह सीधा दिखाया जाता है और सीधा का अर्थ होता है लाइव। कई बार जब पुराने मैच दिखा रहे होते हैं तो आप ध्यान देंगे टेलीविजन के इस कोने में, टेलीविजन के इस कॉर्नर पर हाईलाइट्स शब्द लिखा होता है, अर्थात किसी पुराने मैच की मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो दिखाई जाती हैं। छठा प्रश्न है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब प्रारंभ हुआ? तो वह वर्ष था 2003। तो पहला 5वें का जवाब क्या होगा? लाइव। छठे का होगा 2003। सातवां प्रश्न है, समाचार पत्र में खबरों को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है? जैसे आज के अखबार में कल की सूचनाएं थी, आज की सूचनाएं कल के अखबार में आएंगी, तो आज कितने बजे तक की? चाहे रात को 10 बजे तक की, रात को 9 बजे तक की, रात को 10 बजे तक की, रात को 11 बजे तक की, तो वो जो टाइम होता है वह टाइम क्या कहलाता है? तो वह टाइम हमेशा डेडलाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेडलाइन कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत शुरुआत कब से मानी जाती है या कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में, 1936 में हमारे हिंदी के मशहूर कथा सम्राट प्रेमचंद का देहांत होता है और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भी उसी समय की जाती है। हालांकि प्रेमचंद के देहांत से इसका कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम याद रख सकते हैं कि प्रेमचंद का जन्म जीवन काल था तो 1936 लास्ट था, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना इस प्रकार से। FM रेडियो की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो FM रेडियो की शुरुआत हुई थी 1993 में, 1993 ईस्वी में। किसी भी खबर को संपूर्णता या संपूर्ण तथ्यों के साथ पेश करना क्या कहलाता है? मतलब किसी घटना के जितने भी फैक्टर थे, जितने तथ्य थे, जितने लॉजिक थे, जितनी
बात उसके बारे में थी, वो सारी की सारी संपूर्णता या संपूर्ण तथ्यों के साथ पेश कर दी गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे एंकर पैकेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंकर पैकेज। एंकर आएगा, पूरी बात बताएगा और फिर वो बात खत्म हो जाएगी, तो उसे एंकर पैकेज कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, समाचार पत्र या इंट्रो या लीड को हिंदी में किस नाम से जानते हैं? ये उल्टा पिरामिड शैली की बात हो रही है। तो उल्टा पिरामिड शैली का जो प्रथम बिंदु था इंट्रो, उसे ही हम क्या कहते हैं? मुखड़ा कहते हैं। तो मुखड़ा इसका पहला अंग, उसे हिंदी में मुखड़ा, अंग्रेजी में इंट्रो या लीड या समाचार के नाम से। 12वां प्रश्न है, प्रिंट मीडिया की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है या मानी जाती है? तो इसका मतलब कहाँ से मानी जाती है, क्योंकि नीचे ऑप्शन दे रखे हैं देशों के नाम, तो कौन से देश से मानी जाती है? तो आप ध्यान देंगे तो कागज का जो आविष्कार था, कागज बनाने की जो प्रथम सफल प्रयास था, वह चीन नामक देश में हुआ था। तो इसका सही जवाब भी क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। रेनेसा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रेनेसा शब्द का अर्थ होता है पुनर्जागरण। रेनेसा का अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न पर। तो आधुनिक छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? इस पाठ के प्रारंभ में ही आया है, गुटेनबर्ग, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, ने छापे खाने का आविष्कार किया था। 15वां प्रश्न है, हिंदी नेट संसार का संपूर्ण पोर्टल किसे कहा जाता है? तो हिंदी नई नेट संसार का संपूर्ण पोर्टल कहा जाता है नई दुनिया को। और इंटरनेट पत्रकारिता में भारत की पहली साइट किसे माना जाता है? तो यह रेडिफ या rediff.com भी, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, rediff.com को माना जाता है। कहाँ पर? भारत में। 17वां प्रश्न है, रेडियो समाचार के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी में शब्दों को कितने स्पेस या दूरी में रखा जाता है? जैसे ये जैसे मान लीजिए ये समाचार और कॉपी दो शब्द हैं, इनके बीच में हमने एक स्पेस दिया है। रेडियो के लिए यदि समाचार लिखे जाते हैं, तो जैसे हमने लिखा से लिखा और उसके बाद में एक स्पेस दे दिया और फिर दे लिखा। तो रेडियो समाचार में क्या होता है, एक स्पेस के बजाय 1 2 3 फिर दे लिखा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि पढ़ने वाला आराम से उसे पढ़ सके, कहीं शब्दों में कोई त्रुटि न हो जाए, इसलिए 3 स्पेस वहां पर दिए जाते हैं। और अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है ट्रिपल स्पेस। और 18वां प्रश्न है, रेडियो समाचार लेखन में 1 से 10 तक की संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं? देखिएगा, 1 से 10 तक की संख्याओं की बात की गई है। तो 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं वे हमेशा शब्दों में लिखी जाती हैं। जैसे आप ध्यान देंगे, जैसे 1 2 3 इस प्रकार से लिखी जाती है। कहाँ तक? 1 से लेकर 10 तक। 19वां प्रश्न है, रेडियो कैसा माध्यम है या किस प्रकार का माध्यम है? तो रेडियो एक रेखीय या लीनियर माध्यम में माना जाता है। अगला प्रश्न है, नई वेब भाषा में HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हाइपर 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 और हैकर। तो हैकर आ गया, इसका मतलब ये तो गलत है। हाइपर के बाद में हम देखते हैं टेक्स्ट भी सब में मिला हुआ है, तो टेक्स्ट में इसका मतलब तीनों में कौन सा है अभी तक हम निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन आगे यदि आप चलते हैं तो हम देखेंगे तो HTML की जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड अप लैंग्वेज, ये इसकी सही फुल फॉर्म मानी जाती है। कौन सी? हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड अप लैंग्वेज, ये HTML की फुल फॉर्म है। 21वां प्रश्न है, विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर कब से शुरू हुआ था या कब से माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 1982 ईस्वी। 22वां प्रश्न है, रेडियो समाचार लेखन में एक लाइन में अधिकतम शब्दों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतम की यदि बात की गई है तो 12 से लेकर 13 से ज़्यादा शब्द किसी भी सूरत में एक पंक्ति में नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। यदि हम इन चिन्हों की बात करें में, की, तो भी 11 हो रहे हैं, ये पर्याप्त है। 11, 12, 13 तक चल सकते हैं, उससे ज़्यादा एक पंक्ति में नहीं चल सकते। किसकी बात हो रही है? रेडियो समाचार लेखन की। अगला प्रश्न है, रेडियो समाचार लेखन में 11 से 999 तक की संख्याओं को लिखना चाहिए। तो 11 से लेकर 999 की संख्याओं को हमेशा अंकों में लिखना चाहिए। इसके पहले की जो हैं वे भी शब्दों में लिखी जाएंगी, और 999 के बाद की हैं वे भी शब्दों में लिखी जाएंगी, इन वर्ड्स लिखी जाएंगी, ये याद रखें। तो इसका मतलब ये जो 11 से लेकर 999 तक की संख्या थी, ये किस प्रकार से होंगी? अंकों में लिखी जाएंगी। अगला प्रश्न है, टेलीविजन समाचार के कुल कितने चरण होते हैं? 5, 7, 6, 8। तो इसके कुल चरण होते हैं 7। 7 कौन कौन से चरण हैं? तो एक तो पहला तो है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। कोई खबर है वो बहुत थोड़ी सी पता चली है, लेकिन घटना बड़ी बेहद महत्वपूर्ण थी, तो जनता तक समाचार पहुंचाया जाता है, उसे ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। उसके बाद में ड्राई एंकर होता है, सिर्फ एंकर हमें टेलीविजन पर दिखाई देता है, उसके पास कोई दृश्य नहीं है, घटना का कोई भी उसके पास वीडियो नहीं है, तो सिर्फ एंकर हमारे सामने रहता है, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। उसके बाद में होता है फोन इन। तो जहां घटना हुई है वहां से वीडियो तो नहीं आई, लेकिन टेलीविजन का कोई कर्मचारी वहां पहुंच गया और उस आदमी ने टेलीविजन पर जो हमें समाचार सुना रहा था उससे सीधे फोन पर बात की है। तो जो फोन पर बात की जाती है वे सुनाई जाती हैं, उसे फोन इन कहा जाता है। इसके बाद होता है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल का मतलब होता है कि एंकर ने वहाँ के कुछ दृश्य भी हमें अपने टेलीविजन पर दिखाए हैं। उसके बाद पांचवा है एंकर बाइट। एंकर बाइट का अर्थ है कि जहाँ कोई घटना घटी है वहाँ से वहाँ का कोई प्रत्यक्षदर्शी आदमी था, उस आदमी ने वहाँ कोई स्थानीय व्यक्ति होगा, टेलीविजन का नहीं है, कोई भी आदमी है जहाँ जिसने उस घटना को घटित होते हुए देखा है, तो टेलीविजन वाले उसको कैमरे पर दिखाते हैं और उसकी बात सुनाते हैं। तो उसने क्या देखा, इधर से ये आया, इधर से ये आया, ये यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, वो सारी बातें एंकर बाइट के अंतर्गत होती हैं। और यदि कोई घटना चल रही है और वहाँ से सीधा दृश्य दिखाया जाता है, जैसे हमने शायद चौथे पांचवें प्रश्न में बात की थी कि क्रिकेट का मैच किस प्रकार का है, तो उसे लाइव कहते हैं। तो छठा जो चरण है उसे क्या कहते हैं? लाइव कहते हैं। और सातवां होता है एंकर पैकेज। उसमें उस घटना से संबंधित तो तमाम जानकारियां एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं, उससे क्या कहा जाता है? एंकर पैकेज। तो कुल मिला के ये 7 चरण थे। कौन कौन से? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज 1, 2 नंबर पर ड्राई एंकर, 3 पर फोन इन, 4 पर एंकर विजुअल, 5 पर एंकर बाइट, 6 पर लाइव और 7 पर एंकर पैकेज। अब है 25वां प्रश्न, कौन सा अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? तो अपनी किताब में इसका जिक्र हुआ है, प्रभा साक्षी। अगला प्रश्न है, रेडियो कैसा माध्यम है? पहला बात था कि जनसंचार का कौन सा माध्यम, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा? पहला प्रश्न। तो हमने वहां जवाब क्या दिया था? श्रव्य माध्यम का रेडियो। अब यहां पूछ लिया रेडियो कैसा माध्यम है, तो ये किस प्रकार का है? श्रव्य, मतलब सुनने योग्य। 27वां प्रश्न है, कौन सा जनसंचार माध्यम निरक्षर व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है? यहां नहीं है, नहीं पर गौर करेंगे तो टेलीविजन तो कोई भी देख सकता है, बात सुन भी सकता है, समझ भी सकता है, रेडियो पर भी कोई सुन सकता है, लेकिन यहां बात निरक्षर लोगों की हो रही है, तो उसके लिए समाचार पत्र किसी काम के नहीं है। वो चित्र देख सकते हैं उल्टे सीधे जैसे चाहें, लेकिन वो पढ़े नहीं सकते। वहां क्या जानकारी है इस बात को जान नहीं सकते, स्वयं दूसरे की सहायता से हो सकता है जान लें, लेकिन खुद अपने योग्यता से नहीं जान सकते, इसलिए निरक्षर व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है में समाचार पत्र या प्रिंट मीडिया। 28वां प्रश्न है, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? थोड़ी देर पहले बात हुई, उससे पहले बात हुई, तो जैसे सीधा प्रसारण होता है उसे लाइव कहा जाता है। टेलीविजन में किसी खबर की पुष्टि के लिए प्रत्यक्ष दर्शियों से, यह भी बात हुई थी, प्रत्यक्ष दर्शियों से बात करना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एंकर बाइट। मतलब वहां एंकर है, वह किसी से बात, एंकर
टेलीविजन पर है लेकिन संवाददाता या रिपोर्टर किसी से बात करते हुए दिखा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एंकर बाइट कहा जाता है। 30वां प्रश्न है, किसी खबर की कम से कम शब्दों में दी जाने वाली सूचना किस नाम से जानी जाती है। कोई खबर कोई घटना हो गई और उसके बारे में कम से कम शब्दों में हम तक जानकारी पहुंचाई तत्काल प्रभाव से, उसे हम फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के नाम से जानते हैं। 31वां प्रश्न है, किसी घटना के दृश्य उपलब्ध न होने तक एंकर किसी खबर के बारे में सीधे सीधे बताता रहता है, उसे क्या कहते हैं। मतलब घटना के दृश्य नहीं आए, वहां से कोई वीडियो नहीं आया, नेट नहीं चल रहा था, कोई भी वजह थी, वीडियो नहीं आया और घटना के बारे में जानकारी आ गई, तो टेलीविजन पर सिर्फ एंकर आता है, मतलब रिपोर्टर आता है और वह पूरी जानकारी देता है। तो उस घटना को क्या कहते हैं या उस बात को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ड्राई एंकर, मतलब सूखा एंकर कि इकलौता एंकर, और कोई नहीं है, सिर्फ एंकर आ रहा है। 32वां प्रश्न है, रेडियो समाचार के लिए लिखी जाने वाली कॉपी में 999 से बड़ी संख्या किस प्रकार लिखी जाती है। हमने बात करी थी कि 1 से 10 तक शब्दों में, 999 11 से 999 तक अंकों में और 999 से ज़्यादा होते ही सिर्फ शब्दों में लिखी जाती हैं। 33वां प्रश्न है, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो जनसंचार का पुराना माध्यम, जैसे रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने बहुत बाद में किया था, इंटरनेट तो अभी आया है और टेलीविज़न का आविष्कार भी बहुत बाद हुआ था। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा प्रिंट मीडिया। कागज़ का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। 34वां प्रश्न है, जनसंचार के कौन से माध्यम की खबरों से उसकी जीवंतता, सजीवता, जीवंतता के लिए के साथ साथ या जीवंतता के स्थान पर एक शब्द यह भी आ सकता है, सजीवता का एहसास होता है। तो रेडियो पर सजीव नहीं लगते, प्रिंट मीडिया में भी नहीं लगते, लेकिन जब हम टेलीविजन पर देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यह व्यक्ति सजीव है, जिंदा है। 35वां प्रश्न है कि जनसंचार के कौन से माध्यम की खबरों को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। संदर्भ का मतलब है आप किसी दूसरे को सबूत के तौर पर दिखा सकते हो। तो सबूत के तौर पर रेडियो में भी नहीं दिखाया जा सकता, आप रेडियो लेकर जाओगे समाचार खत्म। आप टेलीविज़न भी उठा के नहीं लेकर जा सकते, लेकिन आप प्रिंट मीडिया का कोई एक अखबार था, उसकी कटिंग थी, वह कटिंग आप उसको दिखा सकते हो, पूरा अखबार उसके सामने पटक सकते हो, आप अपने घर में, अलमारी में, फाइल में कहीं भी इसको रख सकते हो। टेलीविज़न और रेडियो में यह सुविधा नहीं होती। तो संदर्भ के रूप में, सबूत के रूप में, प्रमाण के रूप में, साक्ष्य के रूप में हम किसे रख सकते हैं, प्रिंट मीडिया को रख सकते हैं। 36वां प्रश्न है, जनसंचार का कौन सा माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है। अब देखिएगा, आप रेडियो पर समाचार सुन रहे हो, आप सोचने लग गए, विचार करने लग गए या उस खबर का विश्लेषण करने लग गए तो समाचार आगे चले जाएंगे। तो इसका मतलब रेडियो नहीं करता। टेलीविज़न पर भी यही होता है, आप टेलीविज़न देख रहे हो, उसके बारे में बात करने लग गए घर वाले किसी से कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए था, तो वह समाचार भी निकल गया। लेकिन आपके समक्ष अखबार या प्रिंट मीडिया का कोई एक माध्यम पड़ा है तो आप प्रिंट मीडिया के उस माध्यम को बंद करके किसी भी साथ वाले से बात कर सकते हो, फ़ोन पर पूछ सकते हो, लेकिन और फिर उसे वहीं से शुरू कर सकते हो। जबकि रेडियो और टेलीविज़न ऐसी सुविधा नहीं देते हैं। तो चिंतन की, विचार की, विश्लेषण की, ये तमाम तरीके की सुविधाएं कौन सा माध्यम देता है, प्रिंट मीडिया या अखबार देता है। 37वां प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, प्रचलित, लोकप्रिय और प्रभावी शैली कौन सी मानी जाती है। तो वह मानी जाती है उल्टा पिरामिड शैली। 38वां प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता को और किस नाम से जाना जाता है। ध्यान दें कि किसी भी इस प्रकार के जब प्रश्न होते हैं तो सभी ऑप्शन जरूर पढ़े जाएं। यह नहीं कि ऑनलाइन पत्रकारिता देखा और इसी को हमने टिक मार्क कर दिया या कॉपी में हमने ए जवाब लिख दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। पहला है ऑनलाइन पत्रकारिता, दूसरा है साइबर पत्रकारिता, तीसरा है वेब पत्रकारिता और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी या उक्त सभी। तो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब इस प्रश्न के लिए होगा उक्त सभी।
अगला प्रश्न है 39वां कि इंटरनेट पत्रकारिता का सबसे बड़ा दोष या कमी या सीमा क्या है। तो उसकी सीमा क्या क्या हो सकती हैं, देखिएगा। पहला, अश्लीलता बिल्कुल फैलाई जाती है, दुष्प्रचार भी होते हैं, अफवाहें भी फैलती हैं। इसका मतलब इसका सही जवाब होगा उक्त सभी। 40वां प्रश्न है व्यक्तिगत और सार्वजनिक संवादों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जनसंचार माध्यम कौन सा है। व्यक्तिगत, आपको और मुझे दोनों को बात करनी है, सिर्फ दो को। तो क्या आप अखबार में मेरे लिए कोई समाचार भिजवाओगे, मैं उसका जवाब अखबार में लिखवाऊंगा? नहीं। क्या आप रेडियो पर प्रकाशित करवाओगे? नहीं। क्या आप इंटरनेट पर करोगे या आप टेलीविजन पर करोगे? तो टेलीविजन पर भी नहीं कर सकते हम। तो इंटरनेट जैसे व्हाट्सअप करते हैं, कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, है ना, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, तो ये सारी सुविधाएं हमें कौन उपलब्ध करवा रहा है? हमें ये व्यक्तिगत और सार्वजनिक संवादों की ये परंपरा के लिए जो सबसे उपयुक्त माध्यम है वह कौन उपलब्ध करवाता है? इंटरनेट। सार्वजनिक इसलिए कि जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं और पता नहीं दो या दो से ज़्यादा लोग, कितने लोग इसको देखेंगे, कोई उसकी गारंटी नहीं है, तो ये है सार्वजनिक है। इसके बाद व्हाट्सएप पर हमने ग्रुप बना लिए, चैनल बना लिए, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, हम जूम मीटिंग की कर लेते हैं, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये कौन उपलब्ध करवाता है? ये इंटरनेट माध्यम हमें उपलब्ध करवाता है। इसमें दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन न तो प्रिंट मीडिया में ऐसा होता है, न रेडियो में ऐसा किया जा सकता है, और न ही टेलीविज़न पर ऐसा किया जा सकता है। 41वां प्रश्न है हिंदी की इंटरनेट या वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या है कीबोर्ड का अभाव। देखिएगा, पत्रकारों का अभाव नहीं है, पाठकों की कमी भी नहीं है। आजकल अखबार कम पढ़ते हैं लोग, चाहे वो टेलीविजन इंटरनेट पर पढ़ें, सुने या देखें, लेकिन वहाँ पर देखने वालों की कमी नहीं है और पत्रकारों की भी कमी नहीं है। कमी सबसे महत्वपूर्ण किसकी है? कीबोर्ड का अभाव है। एक ऐसा कोई कीबोर्ड नहीं बना अभी तक जो हिंदी के लिए सबसे उपयुक्त हो। अगला प्रश्न है टेलीविजन पर प्रसारित खबरों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है। तो टेलीविजन पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह वहाँ का विजुअल है, मतलब वहाँ का दृश्य है। जहाँ कहीं भी हम का दृश्य टेलीविजन पर चल रहा है तो वहाँ का सीधा दृश्य हम देख सकते हैं। और सीधा दृश्य, जैसे आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी को दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम हुआ था वो बहुत सारे लोगों ने अपने रेडियो पर सुना, टेलीविज़न पर उसे देखा। तो टेलीविज़न पर देखा तब हमें रेडियो पर सुनना था, टेलीविज़न पर देखा था, तो देखने में जो एहसास, जो भावनाएं, जो उत्साह जगता है वह सुनने में नहीं हो सकता। तो यहाँ का जो दृश्य था वो महत्वपूर्ण था। तो टेलीविज़न की खबरों का सबसे मजबूत पक्ष क्या है? वह है वहाँ का दृश्य या विजुअल। अब है HTTP का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो वहाँ पर इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट, ओहो सॉरी, ये जवाब गलत हो गया भाई। यहाँ पर हायर नहीं है, यह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बे वाला इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पोर्टल आ गया, यह गलत है। यहाँ पर पैकेट आ गया, यह गलत है। और यहाँ पर हैकर आ गया, यह गलत है। सबसे सही जवाब इसका क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है पीडीएफ की फुल फॉर्म या पूरा नाम बताइए। तो पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये पीडीएफ का फुल फॉर्म है, क्योंकि हम रात दिन में कम से कम 2-3 बार तो इस शब्द का इस्तेमाल कर ही लेते हैं कि वहाँ से पीडीएफ आई है, वो पीडीएफ भेजना, तेरे पास ये पीडीएफ है क्या, है ना, सर से पीडीएफ मंगवा, मैम ये पीडीएफ हमें प्रिंट करके दे दो। बहुत सारे ऐसे, बहुत बार हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं खुद और सुनते हैं हम अपने आस पड़ोस के परिवेश से, वातावरण से। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मतलब
आसानी से यहाँ वहाँ ले जाने भेजने इत्यादि में सुविधाजनक जो है वह है। हम हैं अभिनव सर्वा, प्राध्यापक हिंदी साहित्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान। आपसे निवेदन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।